यानी जो एडवांस ग्लूकोमेटास चेंज होगा लास्ट में, उसमें सिर्फ जो है हमारा, याद रखिएगा, सेंट्रल और टेम्पोरल रह रहे थे, लेकिन बाद में फिर ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली डैमेज होता जाएगा तो ये आइलैंड भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो टेम्पोरल वाला है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंट होता है, तो वो नहीं ख़त्म होगा। पहले सेंट्रल वाला ख़त्म होगा, और बस अगर सेंट्रल ही ख़त्म हो गया तो पीछे पेशेंट की विजन नहीं रहेगी, ना ही वो लाइट को परसीव कर पाएगा। तो इस स्टेज को हम कहते हैं एडवांस्ड ग्लाइकोमेटस फील्ड डिफेक्ट, जिसमें बस ये 2 आइलैंड रह गए और उसके बाद वो भी ख़त्म हो गए। यहाँ पर भी फिगर में यहाँ पे दिखाया गया, ये नेज़ल स्टेप हो गया है, ठीक है, मेरिडियन पे हॉरिजॉन्टली, और ये टेम्पोरल वेज बना है। यहाँ पे सुपीरियर या फिक्सेशन थ्रेटनिंग पैरासेंट्रल डिफेक्ट हुआ है। यहाँ पे सुपीरियर आर्कुएट हुआ है विथ पेरिफेरल ब्रेक थ्रू एंड अर्ली इंफीरियर डिफेक्ट। और इस फिगर में यहाँ पे जो फिगर शोन है, ये है हमारे पास एस्टेब्लिश्ड सुपीरियर आर्कुएट डिफेक्ट, अर्ली सुपीरियर पैरासेंट्रल डिफेक्ट एट 10 डिग्री, टनल विजन हो गई जिसको हम ट्यूबुलर विजन कह रहे थे, सारा इफेक्ट हो गया। बस ये रह गया आइलैंड जिसमें हमें टेम्पोरल क्रीसेंट स्पेयरिंग भी मिल रही है, ये इफेक्ट नहीं हुआ। और ये बिल्कुल एंड स्टेज होता है जहाँ पे कंप्लीट फील्ड लॉस हो जाए। अब कुछ इमेजिंग देखेंगे तो हम जो टेस्ट करवाते हैं ग्लोकोमा के लिए, उसमें ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी जो है, ऑप्टिक नर्व हेड का टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें फिगर में भी देखें, ये जो कलर पिक्चर है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी की, ऑप्टिक नर्व हेड की, इसमें जो ग्रीन कलर है ये हमें शो कर रहा है बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग, ठीक है। येलो कलर से हमें पता चल रहा है बॉर्डर लाइन, और रेड कलर जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो रेटाइनल नर्व फाइबर लेयर है वो बिल्कुल थिन हो गई है, ठीक है, पतली हो गई है। तो नंबर 2 हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग करते हैं। तो इस तरह से ये फील्ड भी जो है पैटर्न ऑफ डिवीजन देख के टेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन का। तो क्लिनिको एटियोलॉजिकली हमने ग्लोकोमा को क्लासीफाई किया, कंजेनिटल ग्लोकोमा, प्राइमरी एडल्ट ग्लोकोमा, सेकेंडरी ग्लोकोमा, ऑक्यूलर। प्राइमरी एडल्ट वाले में भी 2 टाइप से, प्राइमरी ओपन एंगल या क्लोज एंगल। तो सबसे पहले कंजेनिटल ग्लोकोमा देखिए, इसमें जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल एनॉमली की वजह से ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसी डेवलपमेंटल एनॉमली हुई है जो कि एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर में हुई है, तो इसका इंसिडेंस 1:10,000 है। बॉयज़ इसमें याद रखिएगा ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। डिपेंड करता है एज ऑफ द ऑनसेट पे। डेवलपमेंटल ग्लोकोमा जो है उसमें फॉलोइंग फर्दर टाइप्स होती हैं। एक होता है ट्रू कंजेनिटल ग्लोकोमा, जिसमें इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान ही जो है इंट्राओक्यूलर प्रेशर बड़ा होता है, ज़्यादा हो जाता है, और चाइल्ड जो है वो बॉर्न होगा विथ ओक्यूलर इनलार्जमेंट, बड़ी बड़ी आँखें होंगी उसकी, आइज़ इनलार्ज हो जाएंगी प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो ये ज़्यादातर 40% ऑफ द केसेस में होता है। दूसरा इसमें ट्रू के बाद इन्फेंटाइल ग्लोकोमा, ये हम लेबल करेंगे जब डिज़ीज़ जो है वो चाइल्ड के 3rd बर्थडे से पहले जो है मैनिफेस्ट करे। तो ये तकरीबन 50% ऑफ द केसेस में इन्फेंटाइल ग्लोकोमा होता है, ठीक है। बर्थ के बाद जो है 3 दिन जो होते हैं बर्थ के, उससे पहले जो है अगर हो तो उसको इन्फेंटाइल कहेंगे। इसमें तो बॉर्न ही हो रहा था ना इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज के साथ, यहाँ बर्थ के बाद बढ़ रहा है। देन होता है 3rd जुवेनाइल ग्लोकोमा, जिसको हम लेबल करते हैं कि बाकी जो 10% केसेस होते हैं जिनको प्रेशर बढ़ेगा बिटवीन द 3 and 16 ईयर्स ऑफ लाइफ, तो जुवेनाइल कहेंगे। अब पैथोजेनेसिस किस तरह, जो ट्रेबिकुलम होता है ना जहाँ पे ड्रेनेज होती है, उसकी मेल डेवलपमेंट हो जाएगी, जिसमें आ जाता है कि हमारा आयरिडो ट्रेबिकुलर जंक्शन जो है वो उसकी मेल डेवलपमेंट हुई है, उसको हम कहेंगे ट्रेबिकुलर डिसजेनेसिस। तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इम्पेयर्ड एक्वस आउटफ्लो, नहीं होगा तो रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो जाएगा। तो इसमें परसिस्टेंस होती है ऑफ द मेसोडर्मल टिश्यू एट द एंगल, हमारा मेसोडर्मल टिश्यू वहाँ पे रह गया है जिसको हम बार्कन्स मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वो एक मेम्ब्रेन रह गई है जो उसको ड्रेन नहीं होने दे रही। या तो इसमें हमारा मेसोडर्मल क्लीवेज नहीं हो पाई, यानी आयरिस कॉर्निया से सेपरेट ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये कंजेनिटल एनॉमली हुई है और ग्लोकोमा हुआ है। या फिर तीसरा, या तो जो श्लेम कनाल है वो एब्सेंट होगा या डेफिशिएंट होगा, ठीक है, ये इसकी पैथोजेनेसिस हो सकती है। तो इस लिहाज से फिर हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, उस चाइल्ड को जो है फोटोफोबिया होगा, ब्लेफारोस्पाज्म और लैक्रीमेशन। ये क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी कॉर्नियल जो नर्व्स हैं वो इरिटेट हो रही हैं, जो कि एलिवेटेड इंट्राओक्यूलर प्रेशर की वजह से इरिटेट होंगी। दूसरा कॉर्नियल हेज, सेकेंडरी टू कॉर्नियल इडीमा भी हुआ है तो उसकी वजह से हेजी कॉर्निया मिलेगा। बुफ्थेल्मोस नंबर 3 हमें जो है ग्लोब की इनलार्जमेंट मिलेगी। बुफ्थेल्मोस स्पेशली जब ऑनसेट 3 ईयर्स की एज के बाद हुआ है
तो उसमें जो है हमें बफ्थेल्मोस मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने टाइप्स बताई थी जिसमें मैंने इन्फेंटाइल ग्लोकोमा में थोड़ा गलत बता दिया है, ये थर्ड डे नहीं है, चाइल्ड की थर्ड बर्थडे यानी कि 3 सालों के बाद तक अगर हो ग्लोकोमा, 3 सालों से पहले पहले, तो उसको इन्फेंटाइल कहेंगे, लेकिन 3 से 16 साल की उम्र के बाद तो उसको जुवेनाइल कहेंगे। तो स्पेशली जो थर्ड ईयर है उसमें हमें मिलता है बफ्थेल्मोस, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ आई। इसके अलावा सिम्टम में हमें रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर मिलेगा क्लिनिकल फीचर में, और कॉर्निया का जो डायमीटर है वो ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 12 मोर देन 12 मिलीमीटर इसका डायमीटर होगा, वो भी 1 ईयर ऑफ एज से पहले, ठीक है। तो ये कि इसको हम सस्पिशियस कंसीडर करेंगे फॉर द ग्लोकोमा। टीयर्स और ब्रेक्स इन द डेसिमेंट मेम्ब्रेन, इसको हैब्स स्ट्राया कहते हैं, जो डेसिमेंट मेम्ब्रेन में ब्रेक आ गए। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी डेसिमेंट मेम्ब्रेन लेस इलास्टिक होती है बनस्पत कॉर्नियल स्ट्रोमा के, तो उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेक आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें कॉर्निया में जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस बन गई हैं जिसको हम हैब्स स्ट्राया कह रहे हैं। इसके अलावा थिनिंग ऑफ द स्क्लेरा मिलेगा, यानी वो बिल्कुल पतला हो जाएगा स्क्लेरा, और हमें ब्लू नज़र आएगा क्योंकि नीचे का यूवियल टिश्यू नज़र आ रहा है, इस वजह से ब्लू मिलेगा। नंबर 8 हमें डीपनिंग मिलेगी एंटीरियर चैम्बर की, ठीक है, वो डीपन हो जाएगा। और आयरिडोडेनेसिस यानी जिसको हम वाइब्रेशन या एजिटेटेड मोशन ऑफ आइरिस कहते हैं, जिसमें आई के मूवमेंट के साथ आइरिस भी मूव करता है, ठीक है, डांसिंग आइरिस भी कहते हैं। इसके अलावा लेंस फ्लैटन हो जाएगा क्योंकि जोन्यूल्स स्ट्रेच हो रहे हैं प्रेशर बढ़ने की वजह से, या इवन लेंस सबलक्सेट भी कर सकता है। ऑप्टिक डिस्क की हमें कपिंग मिलेगी और एट्रोफी मिलेगी फंडोस्कोपी पे, कपिंग और एट्रोफी। और इसके अलावा कंजेनाइटल में हमें एक्सियल मायोपिया भी मिल सकता है क्योंकि एक्सियल लेंथ बढ़ गई है जिसकी वजह से एन आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया हो सकता है, यानी उसका रिफ्रैक्टिव पावर जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ये इसलिए हुआ है एम्ब्लायोपिया क्योंकि इसमें एक्सियल मायोपिया हुआ, यानी एक्सियल लेंथ जो है वो बढ़ गई है इस वजह से। तो अब क्लिनिकल फीचर्स को ऐसे निमोनिक्स से ABCDE से याद कर सकते हैं। एक्सियल मायोपिया हुआ है, बफ्थेल्मोस, क्लाउडी कॉर्निया, डिस्क की कपिंग हुई है, डेसिमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक भी हुई है, डायमीटर ऑफ द कॉर्निया भी बड़ा हो गया है, और EUA यानी आई एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया। तो अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है हमें इस कंजेनाइटल केस में? तो हमें डिफरेंट जो प्रेजेंटिंग साइंस हैं उनको भी कंसीडर करना होगा। जैसे क्लाउडी हमें क्योंकि उसमें हेजी कॉर्निया मिला है, तो उसमें साथ में अगर किसी को कंजेनाइटल या हेरिडिटरी एंडोथेलिक डिस्ट्रोफी हुई तो उसमें भी मिलता है। स्क्लेरो कॉर्निया में बर्थ ट्रॉमा की वजह से, या रूबेला कैरेटाइटिस। लार्ज कॉर्निया हमने कहा हो जाता है तो वो तो मेगैलो कॉर्निया में भी हो सकता है। हाई मायोपिया, बफ्थेल्मोस, लैक्रीमेशन हो रही है तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है क्योंकि कंजेनाइटल केस है, या सेकेंडरी टू अंडरलाइंग ओक्यूलर इन्फ्लामेशन या ड्राई आई की वजह से भी लैक्रीमेशन हो सकती है। देन है मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है? एक तो हम एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें एवेल्यूशन, कंप्लीट एग्जामिनेशन हम जनरल एनेस्थीसिया के साथ परफॉर्म करेंगे हर चाइल्ड की जिसको जो सस्पेक्टेड है ऑफ हैविंग कंजेनाइटल ग्लोकोमा। फिर एग्जामिनेशन जो है उसको हमने उसमें ग्लोकोमा प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है, ग्लोकोमा प्रोफाइल। तो ट्रीटमेंट जो है कंजेनाइटल ग्लोकोमा का वो ज़्यादातर वैसे प्राइमरीली सर्जिकल ही होता है। तो अब सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन से होते हैं कंजेनाइटल ग्लोकोमा के लिए? गोनियोटोमी, ट्रेबिकुलोटोमी, ट्रेबिकुलेक्टोमी विथ MMC। तो गोनियोटोमी जो है, अगर पेशेंट जो है उसकी क्लियर कॉर्निया है तो हम गोनियोटोमी परफॉर्म करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रोसीजर में बैरकन गोनियोटोमी नाइफ जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये हम पास करते हैं लिम्बस के थ्रू ऑन द टेम्पोरल साइड, ठीक है। अब गोनियोस्कोप की ही विजुअलाइजेशन के थ्रू जो लेंस हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू हम नाइफ पास करेंगे एंटीरियर चैम्बर की तरफ, और फिर एक इंसिजन बना देंगे एंगल पे अप्रोक्सीमेटली मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेबिकुलर मैशवर्क पे, ठीक है। कोई कंजेनाइटल कॉज है ना तो वहाँ पे ट्रेबिकुलर मैशवर्क पे हमने इंसिजन देनी है। दूसरा इसमें हमने कहा कि हम ट्रेबिकुलोटोमी करते हैं, यानी कि ये यूज़फुल होता है जब कॉर्निया में अब क्लाउडिंग मौजूद है तो हम ट्रेबिकुलोटोमी करेंगे। तो इससे विजुअलाइजेशन ऑफ द एंगल, और इन केसेस वेयर द गोनियोटोमी फेल हो गई है उस केसेस में हम कर सकते हैं। यानी कॉर्निया में क्लाउडिंग हो गई है जिसकी वजह से विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रही, तो हम ये ट्रेबिकुलोटोमी कर सकते हैं, या फिर अगर गोनियोटोमी फेल हो गई है। अब पार्शियल थिकनेस का इसमें हम स्क्लेरल फ्लैप जो है वो रेज करेंगे। फिर इसमें जो यूज़ किया है वो है हार्म्स ट्रेबिकुलोटोम पास करेंगे अलॉन्ग द श्लेम कनाल, और फिर उसको रोटेट करेंगे इन द एंटीरियर चैम्बर्स, ठीक है, इसकी रोटेशन करेंगे। देन है ट्रेबिकुलेक्टोमी विथ MMC। तो इसकी फ़र्दर वैसे डिटेल नहीं है, लेकिन इसमें भी हम क्या करते हैं कि
सर्जरी करते हैं आई में, जिसमें हम नया एक पाथवे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, न्यू पाथवे बना देंगे फॉर द फ्लूइड इनसाइड द आई टू बी ड्रेन्ड, ठीक है, नया पाथवे क्रिएट किया है। सर्जरी के अलावा जो मेडिकल मैनेजमेंट होती है तो उसमें इंट्राओकुलर प्रेशर को हमें लोअर करना होगा। कैसे? हाइपर ऑस्मोटिक हम एजेंट्स देंगे कुछ। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स भी देते हैं और बीटा ब्लॉकर्स भी देंगे जब तक कि सर्जरी की जाए, तब तक हमने मेडिकली इस तरह मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्यूलर हाइपरटेंशन। तो ये एस्टिमेट हुआ है कि 4 से 7% जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको इंट्राओकुलर प्रेशर होता है मोर देन 21 मिलीमीटर मर्करी का विथ ओपन फिल्ट्रेशन एंगल, ठीक है, साथ में उनका ओपन फिल्ट्रेशन एंगल होगा विदाउट द डिटेक्टेबल ग्लाइकोमेटस डैमेज, यानी उनका एंगल भी बिल्कुल सही है, ओपन है, और उनका प्रेशर लेकिन 21 से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और साथ में कोई ग्लाइकोमेटस डैमेज भी नहीं होता। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं कि इनको ऑक्यूलर हाइपरटेंशन है। ऑक्यूलर हाइपरटेंशन जो है वो आगे जाके प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा ही करवा देती है। तो अब देखिए प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा क्या है। ये एडल्ट ऑनसेट की ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, ठीक है। एक तो अभी हमने डिटेल में कंजेनाइटल किया, तो ये एडल्ट का है ऑनसेट ऑफ दी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसमें ग्लाइकोमेटस, ऑप्टिक डिस्क एंड विजुअल फील्ड चेंजेस हमें मिलेंगे, ओपन एंगल होगा और कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ नहीं होगी। तो जो टर्म है ये हमने रिजर्व की है उनके लिए जिनमें हाई टेंशन ग्लोकोमा होता है, यानी कि उनका इंट्राओकुलर प्रेशर 21 से ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो अब डिफरेंट इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉलोइंग। सबसे पहले एज है, तो इसका जो रिस्क है वो बढ़ता जाता है एज के साथ। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा ज़्यादा कॉमनली हमें एल्डरली में मिलता है 5th डिकेड के बाद, ठीक है, एज अपने यहाँ देखनी है। दूसरा रेस, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कॉमन है ब्लैक्स में बनस्पत वाइट के। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में अगर हम देखें तो फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव्स हैं वो कन्फर करते हैं 1 in 8 रिस्क, ठीक है। तो इसमें सिबलिंग्स में ज़्यादा है इसका इंसिडेंस, जिनमें मतलब फैमिली हिस्ट्री हो। मायोप्स अगर हैं कोई, यानी जिनकी ऑप्टिक डिस्क जो है मायोप्स वालों की ज़्यादा वल्नरेबल होती है क्योंकि स्क्लेरल कनाल मॉर्फोलॉजी की वजह से। बस याद रखें मायोप्स में भी ज़्यादा टेंडेंसी होती है। स्टेरॉयड इंड्यूस्ड इंट्राओकुलर प्रेशर एलिवेशन, ये ज़्यादातर हमें प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में मिलता है और उनको जिनमें फैमिली हिस्ट्री भी हो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा की, तो स्टेरॉयड देंगे तो उनका इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा रेटिनल डिजीज़ अगर किसी को साथ में हो, रेटिनल वेन की ऑक्लूजन हुई भी हो या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो उनमें भी हो सकता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। या किसी को अगर वास्कुलर डिजीज़ है लाइक हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ मेलाइटिस। पैथोजेनेसिस इस तरह है कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में जो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है वो जब एक्वस का आउटफ्लो कम हुआ है इस वजह से, ठीक है। डिक्रीज इन द एक्वस आउटफ्लो फैसिलिटी, आउटफ्लो क्यों कम हुआ है? क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे एक्वस के आउटफ्लो में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है। क्यों रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है? या तो थिकनिंग हो गई है या स्क्लेरोसिस हो गई है हमारे ट्रेबिकुलाई की, और जायंट वैक्यूल्स की एब्सेंस हो गई है इन द सेल्स लाइनिंग द कैनाल ऑफ श्लेम। कैनाल ऑफ श्लेम में कुछ जायंट वैक्यूल्स होते हैं ना जो डेब्रिस वगैरह को खाते हैं, वो ख़त्म हो गए, या तो स्क्लेरोसिस और थिकनिंग हो गई है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो एक्वस आउटफ्लो नहीं हो पा रहा। अब इंसिडेंस प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा 1 in 100 है ऑफ द जनरल पॉपुलेशन ऑफ आइदर सेक्स अबव द 40 years ऑफ एज। तो इसमें ये तकरीबन 1/3 ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा को कंप्राइज करता है, ठीक है। 1/3 केसेस इसी के होते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के। क्लिनिकल फीचर्स में आपने सिम्टम्स याद रखने के प्राइमरी ओपन एंगल वाला ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। इसमें जो है डिक्रीज विजन हो जाता है एक या दोनों आंखों में, और फ्रीक्वेंट हमें चेंज मिलता है प्रेस बायोपिक ग्लासेस का, यानी पेशेंट है बार बार अपने ग्लासेस चेंज करवाता रहेगा क्योंकि उसमें अकोमोडेटिव फेलियर हो जाता है, क्योंकि बार बार कांस्टेंट प्रेशर पड़ रहा है सीलियरी मसल पे और उसकी नर्व सप्लाई पे, तो उसकी वजह से अकोमोडेशन में बार बार फेलियर हो रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार अपना चश्मा चेंज करवाएगा, ठीक है। ये सिम्टम है। और विजन एक तो दोनों आँखों में एक में कम हो गई। इसके अलावा माइल्ड हेडेक उसको रहेगा और आँखों में भी उसको दर्द रहेगा। डार्क अडाप्टेशन उसकी डिले हो जाएगी, ठीक है। जब वो लाइट से अंधेरे वाले रूम में आएगा तो उसको डिलेड डार्क अडेप्शन होगी। ये डिसेबिलिटी जो है ये आखिर में उसको डिस्टर्बिंग होती है लेटर स्टेजेस में, ठीक है। इसके अलावा साइंस अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर जब हम चेक करेंगे तो इनिशियल स्टेजेस में इतना ज़्यादा परमानेंटली रेज नहीं होगा इंट्राओकुलर प्रेशर, लेकिन जो डायर्नल वेरिएशन होती है वो हमें मिलेगी इसमें ज़्यादा बढ़ी हुई। हमने कहा था नॉर्मली हम में जिस तरह 5 मिलीमीटर मर्करी जितनी होती है वेरिएशन, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा मिलेगी वो वेरिएशन। तो इसीलिए हमें रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस करनी होंगी इंट्राओकुलर प्रेशर की, हर 3 से 4 घंटों के बाद 24 घंटों के लिए रिक्वायर्ड होता है इस स्टेज के दौरान, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायर्नल वेरिएशन टेस्ट। अब बहुत से जो पेशेंट हैं उनका इंट्राओकुलर प्रेशर शाम के टाइम पे फॉल कर जाता है, कम हो जाता है,
बट इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट हैपन्स इन द क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जो डिफरेंस है तकरीबन 5 मिलीमीटर मर्करी का, जो शॉर्ट्स से अगर हम मेजर करें तो इतना डिफरेंस सस्पिशियस होता है कि इसको ग्लोकोमा हो सकता है। और अगर 10 से हमें ज़्यादा मिल रहा है वेरिएशन, तो ये डायग्नोस्टिक है कि पेशेंट को ग्लोकोमा है। अब जो लेटर स्टेजेस होते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर के, वो हमें परमानेंटली ही 21 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा परमानेंटली पेशेंट का बढ़ा हुआ होगा लेटर स्टेजेस में। अच्छा, इसके अलावा ये हमने देखे इंट्राओकुलर प्रेशर के चेंजेस। कुछ ऑप्टिक डिस्क में भी हमें चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक जो ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस हैं वो हमें वर्टिकली ओवल कप मिलेगा, कप्स की एसिमेट्री होगी दोनों आंखों में जब चेक करेंगे। लार्ज कप हमने देखा मिलता है, स्प्लिंटर हेमरेज भी हमने पीछे पढ़ा। रिटाइनल फाइबर लेयर जो है, नर्व लेयर, वो एट्रोफी हो जाएगी उसकी। न्यूरो रिटाइनल जो रिम है वो पतली हो जाएगी, थिनिंग हो जाएगी। रिटाइनल वेसल नेजल साइड पे आ जाएंगी, उसकी शिफ्टिंग होगी। और हमने देखा लेमेलर डॉट साइन भी हमें मिलता है। और इसके अलावा ग्लोकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी। थर्ड आता है विजुअल फील्ड इफेक्ट। तो ये हमने पहले ही डिटेल में डिस्क्राइब कर दिए कि ग्लोकोमा में किस तरह के विजुअल फील्ड इफेक्ट हैं। वो प्रोग्रेसिव किस्म के होते हैं, किसी भी स्टेज में हमें मिल सकता है, स्कोटोमास वगैरह। अब हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं। पीछे भी हमने डिटेल में सारी इन्वेस्टिगेशंस देखी, लेकिन इसमें अब प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में हम टोनोमेट्री करवाएंगे, जिसमें एप्लांटेशन टोनोमेट्री जो है वो हम प्रेफर करते हैं बनस्पत शॉर्ट्स टोनोमीटर के। दूसरा अभी हमने डिस्कस किया डायगोनल वेरिएशन टेस्ट, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस के लिए। और गोनियोस्कोपी करेंगे, जिसमें हमें वाइड ओपन एंगल नज़र आएगा। उसके हम डिफरेंट ग्रेड्स भी देखे थे, कोई भी ग्रेड मिल सकता है। तो वाइड ओपन एंगल मिलेगा एंटीरियर चैम्बर का। गोनियोस्कोपी प्राइमरी इंपॉर्टेंस की होती है इस प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में, ताकि हम बाकी फॉर्म्स ऑफ ग्लोकोमा को रूल आउट कर सकें। नंबर 4, हमने ऑप्टिक डिस्क के चेंजेस भी डॉक्यूमेंट करने होंगे, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के हैं, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क के चेंजेस, स्लिट लैम्प की एग्जामिनेशन भी हम करेंगे एंटीरियर सेगमेंट की, ताकि सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ ओपन एंगल ग्लोकोमा को रूल आउट किया जा सके। इसके अलावा पेरीमेट्री हम करते हैं ताकि हमें विजुअल फील्ड इफेक्ट का पता लगे। और इसके अलावा नर्व फाइबर एनालाइजर होता है, NFLA। ये एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस डिवाइस होती है जो कि ग्लोकोमेटस डैमेज को डिटेक्ट करती है हमारे रिटाइनल नर्व फाइबर्स के अंदर। बिफोर के ऑप्टिक डिस्क में चेंजेस हैं, उससे पहले रिटाइना के नर्व फाइबर्स का पता चल जाएगा। देन प्रोवोकेटिव टेस्ट भी हमने शफी जतोई से डिस्कस किए थे, जिसमें बॉर्डर लाइन केसेस जो हैं उनके लिए करना होता है। जिसे इसमें आता है वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट, बल्बर प्रेशर टेस्ट, प्रिस्कोलिन टेस्ट और कैफीन टेस्ट। तो वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट जो है, इसमें ये थ्योरी ये है कि ग्लोकोमेटस आइज़ में ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है जब वो पानी पीते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन इसमें हम 8 घंटों की फास्टिंग के बाद बेस लाइन इंट्राओकुलर प्रेशर को नोट करेंगे और फिर पेशेंट को कहेंगे कि 1 लीटर वाटर पिए। उसके बाद हमने इंट्राओकुलर प्रेशर हर 15 मिनट के बाद नोट करना है 1 घंटे तक। तो मैक्सिमम जो राइज है इंट्राओकुलर प्रेशर का, वो 15 से आधे घंटे के अंदर हो जाता है मैक्सिमली, और फिर वापस वो बेस लाइन की तरफ 60 मिनट के बाद आ जाएगा, बेस लाइन नॉर्मल की तरफ। तो इन बोथ नॉर्मल में भी और ग्लोकोमेटस आइज़ में भी इस तरह का ही चेंजेस आते हैं। तो तकरीबन 8 मिलीमीटर मर्करी का अगर बढ़ गया है, प्रेशर राइज हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये डायग्नोस्टिक है ऑफ द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। यानी 8 से अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ा है, 8 मिलीमीटर मर्करी, तो ये इसका डायग्नोस्टिक है। ट्रीटमेंट कैसे करना है हमने, इनिशियल जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में इनिशियल थेरेपी वो स्टिल मेडिकली होती है, सर्जरी इसमें लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मेडिकल थेरेपी ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा की। पहले तो हमने टारगेट जो प्रेशर है उसको आइडेंटिफाई करना है। टारगेट प्रेशर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिवियरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग डैमेज को देख के, लेवल इंट्राओकुलर प्रेशर का, एज क्या है पेशेंट की, और जनरल हेल्थ क्या है। फिर हमने सिंगल ड्रग एक थेरेपी होती है, एक हम टॉपिकली इंस्टिल करेंगे, कोई भी एंटी ग्लोकोमा जो है टॉपिकली हम इंस्टिल करेंगे। ये हम तकरीबन पेशेंट के पर्सनल और मेडिकल फैक्टर्स के बाद हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर ये इनिशियल ड्रग जो हमने चूज़ की है ये इनफेक्टिव रही है, इनटॉलरेबल, तो फिर हम इसको दूसरी सेकंड चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस के साथ रिप्लेस कर देंगे। देन कॉम्बिनेशन थेरेपी भी हम दे सकते हैं। अगर एक ड्रग जो है काफ़ी नहीं है इंट्राओकुलर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर हम कॉम्बिनेशन देते हैं, 2 या ज़्यादा ड्रग्स का ट्राई कर सकते हैं। तो अब इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स होती हैं। सबसे पहले मेडिकल थेरेपी में सिंगल ड्रग थेरेपी देखें डिटेल में। सिंगल ड्रग में आपने याद रखना है, एक तो टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स, ये रेकमेंड किए जाते हैं फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेडिकल थेरेपी ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा इन पुअर और जो एवरेज इनकम वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए।
तो इससे एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन होती है ना वो बीटा ब्लॉकर से कम होगी टॉपिकली देने से। सबसे पहले इसमें एक होता है टिमोलोल मेलिएट, ये मोस्ट पॉपुलर है, इनिशियल थेरेपी हम यही देते हैं। नंबर 2 आपने याद रखना है बिटॉक्सोलोल, ये सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होता है, सिर्फ 1 को ही ब्लॉक करेगा। तो ये भी प्रेफर किया जाता है इनिशियल थेरेपी की तरह पेशेंट्स में जिनको साथ में अगर कार्डियो पल्मोनरी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर बीटा 2 हो गया उससे ब्लॉक तो उससे जो है एस्थमा वगैरह का अटैक परसिपिटेट हो सकता है अगर किसी को एस्थमा है। देन हम लीवोबिनोलोल भी दे सकते हैं, ठीक है, इनके साथ में ये डोजेस वगैरह भी गिवन है लेकिन नाम याद हो काफ़ी है। कार्टियोलोल, पाइलोकार्पिन से जो ट्रेबिकुलर में आउटफ्लो होगा ना वो बढ़ेगा और इंट्राओकुलर प्रेशर कंट्रोल होगा। हाउएवर प्रेजेंटली ये प्रेफर नहीं की जाती एज ए प्रेफर्ड फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, हम प्रेफर नहीं करते या एज अ सेकंड चॉइस भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें यंगर पेशेंट में ये प्रॉब्लम करवाती है कि अकोमोडेशन का स्पाज़म हो जाता है और मियोसिस होती है, ये साइड इफ़ेक्ट याद रखिएगा पाइलोकार्पिन के। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स भी हम दे सकते हैं, तो ये भी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस ही कंसिडर होते हैं, इनसे इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा, एक्वस का आउटफ्लो ही बढ़ेगा थ्रू द यूवेस स्क्लेरल आउटफ्लो। लेटेनोप्रोस्ट और डोर्जेलामाइड। देन आते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स, तो इनको भी हम सिंगल ड्रग थेरेपी की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक तो अल्फ़ा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं जो कि हमारे इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करेंगे बाय द डिक्रीजिंग द एक्वस प्रोडक्शन ही कम होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इनका रोल जो है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में फॉलोइंग है। ब्राइमोनिडीन, ये सेलेक्टिव अल्फ़ा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है और इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करेगी बाय डिक्रीजिंग द एक्वस प्रोडक्शन। एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी हम दे सकते हैं, या फिर डिपीवेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये सिंगल ड्रग थेरेपी हो गई। दूसरा हमने कहा हम कॉम्बिनेशन टॉपिकल थेरेपी भी देते हैं, तो अगर एक ड्रग इफेक्टिव नहीं है तो कॉम्बिनेशन 2 ड्रग्स का दे सकते हैं। एक ड्रग एक्वस की प्रोडक्शन को कम करेगी जैसे टिमोलोल हो गया, बीटा ब्लॉकर या ब्रिमोनिडीन, डोर्जेलामाइड, प्रोडक्शन को कम कर रही है। दूसरी वाली जो ड्रग है कॉम्बिनेशन में वो उसका आउटफ्लो बढ़ा रही है जैसे लेटेनोप्रोस्ट या ब्रिमोनिडीन या पाइलोकार्पिन। तो इसके अलावा हम ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड हो गया या मेथाजोलामाइड, ये हम रेकमेंड नहीं करते लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए क्योंकि इनके बाकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन हाउएवर ये हम ऐड कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर को शॉर्ट टर्म में कंट्रोल किया जा सके। आर्गन या डायोड लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी भी की जा सकती है जिसमें सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी आती है। तो ये भी हम कंसिडर करते हैं पेशेंट्स में जहाँ पे जिनका इंट्राओकुलर प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा डिस्पाइट मैक्सिमल टॉलरेटेड मेडिकल थेरेपी के बावजूद। तो ये हम प्राइमरी थेरेपी की तरह कंसिडर करेंगे जहाँ पे नॉन कंप्लाइंस हो टू द मेडिकल थेरेपी। इसका हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है क्योंकि इससे हमारे आउटफ्लो की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉसिबली बाय प्रोड्यूसिंग द कोलेजन श्रिंकेज हो जाता है। इस वजह से इनर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेबिकुलर मेशवर्क पे कोलेजन श्रिंक कर जाएगा और इंट्रा ट्रेबिकुलर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगी, इस वजह से बहुत ज़्यादा आउटफ्लो होगा। तो हाइपोटेंसिव इफेक्ट इसका होता है, याद रखिएगा। तो इसमें हमने कहा सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी भी होती है, इसमें हम 532 फ्रीक्वेंसी की डबल NLYAG लेज़र यूज़ करते हैं टू टारगेट द मीडियम पिगमेंट इन द ट्रेबिकुलर मेशवर्क सेल्स, ठीक है, उनके जो मीडियम पिगमेंट है उसको टारगेट करेंगे। अच्छा, इसमें देखें ये क्लिनिकल फीचर्स हैं कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऑप्टिक नर्व हेड में भी एबनॉर्मलिटीज़ मिल रही हैं, तो स्कोटोमास शैलो एंटीरियर चैम्बर, ठीक है, ये मिल रहा है। तो उसमें हम गोनियोस्कोपी करेंगे, फिर ओपन एंगल है या ऑक्लूडेबल एंगल है, उस हिसाब से फिर प्राइमरी ओपन एंगल हो सकता है, सेकेंडरी ओपन एंगल, प्राइमरी एंगल क्लोजर, सेकेंडरी एंगल क्लोजर। तो फिर उनके फर्दर पे डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो है मेडिकेशंस लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी ट्रेबिकुलेक्टोमी करेंगे। ऑक्लूडेबल में हम लेज़र आइरिडोटोमी मेडिकेशन और ट्रेबिकुलेक्टोमी करते हैं। अब प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में सर्जिकल ट्रीटमेंट अब जो है उसमें इंडिकेशंस हैं, पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की इंडिकेशंस है कि अगर सर्जरी की ही इंडिकेशंस है अगर अनकंट्रोल ग्लूकोमा हो डिस्पाइट द मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी के बावजूद सही नहीं हो रहा तो हम सर्जरी करते हैं। दूसरा, अगर नॉन कंप्लाइंस है ऑफ द मेडिकल थेरेपी, पेशेंट नहीं ले रहा दवाइयाँ वगैरह। तीसरा, अगर मेडिकल थेरेपी फेल कर जाए, ठीक है, या फिर अगर एडवांस डिजीज़ में आ गई हैं तो हम ये सर्जरी की तरफ जाएंगे। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है फॉलोइंग, एक तो फिस्चुलाइजेशन या हम फिल्ट्रेशन सर्जरी भी कह सकते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे देखिए ये मैकेनिज़्म दिखाया गया है एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स का। तो
यहाँ पे जो है हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा का मैकेनिज्म दिखाया है जो कि पॉजिटिवली एक्ट करी है ट्रेबिकुलर मेशवर्क को वाइडन करती है। अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट है, ये भी पॉजिटिवली हमारी एपिस्क्लेरल वेन्स को रिलैक्स करेंगी तो आउटफ्लो बढ़ेगा। कोलिनोमिमेटिक्स जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं सिलियरी मसल्स की, तो ये खुलेगा, इनका भी पॉजिटिव एक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन पे नेगेटिव इफेक्ट तो बीटा ब्लॉकर्स का भी है, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट का यहाँ पे भी नेगेटिव इफेक्ट होता है, लेकिन ये याद रखना नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम पे इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है। सोडियम पोटेशियम ATPase की इनहिबिशन करेंगी और प्रोडक्शन को कम करेंगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स वो अब पिगमेंटेड एपिथेलियम पे एक्ट करेंगी और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगी तो फिर प्रोडक्शन कम होगी एक्वस ह्यूमर की। और अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट ये 2 थे, ठीक है, ये भी 2 थे। अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, इनका पॉजिटिव रोल है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर प्रोडक्शन कम होगी एक्वस ह्यूमर की। तो हम सर्जरीज डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले फिस्चुलाइजेशन या फिल्ट्रेशन सर्जरी होती है जो कि प्रोवाइड करती है न्यू चैनल फॉर द एक्वस आउटफ्लो, ठीक है, उसमें हम नया चैनल एक बना देंगे आउटफ्लो के लिए और इसमें सक्सेसफुली इंट्राओकुलर प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी हम करते हैं ट्रेबिकुलेक्टोमी। ट्रेबिकुलेक्टोमी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आजकल परफॉर्म की जा रही है फिल्ट्रेशन सर्जरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम फिल्ट्रेशन प्रोसीजर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसीजर जिसमें हमारा जो एक्वस है एंटीरियर चैम्बर से, इस फिगर को देखें, उसको एंटीरियर चैम्बर से हम ड्रेन करते हैं इनटू द सब टेनन या फिर यहाँ पे सब कंजक्टाइवल स्पेस के अंदर एक रूट बनाते हैं। तो इसमें हम लिम्बल या फॉर्निक्स बेस्ड एक फ्लैप होता है कंजक्टाइवा का और टेनन कैप्सूल का, उसको फैशन करेंगे सुपीरियरली और एपीस्क्लेरल टिश्यू जो है उसको हमने क्लियर करना होता है। पार्शियल थिकनेस की स्क्लेरा में इंसिजन भी बनानी होती है ताकि एक ट्रैप डोर लैमेलर स्क्लेरल फ्लैप क्रिएट किया जा सके। फिर सुपरफिशियल फ्लैप को हमने डाइसेक्ट करना है और उसके बाद जो है सुपरफिशियल फ्लैप को डाइसेक्ट